Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-powered by Mongia Steel, स्टील का बादशाह. पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. सूर्या है तो भरोसा है. प्रकाश सूर्या स्टील ट्यूब्स एंड पाइप्स. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रनवे से सिर्फ 165 मीटर दूर एक मस्जिद है। यह मस्जिद 136 वर्ष पुरानी है और अब सारे नियमों को तोड़कर इस मस्जिद में लगातार नमाज अदा की जाती रही इस पूरे दौरान। लेकिन अब बीजेपी की नई सरकार ने इस मस्जिद में लोगों की एंट्री और नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। नियमों के मुताबिक कोई भी इमारत या स्ट्रक्चर रनवे से कम 240 मीटर दूर होना चाहिए। और ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस मस्जिद को यहां से हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई। आज हम सबसे पहले इस मस्जिद पर हो रही राजनीति को आपके लिए डिकोड करेंगे। एक आरटीआई से पता चला है कि ट्रेन में यात्रा करने वाले भारत के लोग पिछले 4 वर्षों में लगभग 1,27,00,000 बेडशीट्स, कंबल, तकिए और तौलिया चोरी करके अपने घर ले गए। बाजार में इस सारे सामान की कीमत लगभग 104 करोड़ रुपए है। ट्रेन में एसी कोच में सफर करने वाले ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, जो बात बात पर कहते हैं कि भारत के नेता और सरकारी अधिकारी सब भ्रष्ट हैं, रिश्वतखोर हैं। आज हम इन रेल यात्रियों के इस चोर चरित्र का विश्लेषण करेंगे। और क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी ऑनलाइन फूड ऐप कंपनी से कोई खाने का सामान ऑर्डर किया हो और वो सामान जब आपके पास आया तो वो खराब निकला हो? आपने कई बार इसकी शिकायत भी की होगी, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। इसका कारण ये है कि हमारे देश में ऑनलाइन फूड ऐप कंपनीज कई बार आपको पुराना और सड़ा गला सामान आपके घर में भेज देती हैं, जो इनके डार्क स्टोर्स यानी गोदामों में बहुत ही खराब हालात में रखा जाता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की यह खबर आपके लिए है, इसका इंतजार कीजिए। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक पब में 12 जुलाई की रात आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई और 63 लोग घायल हो गए। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें इस पब के दरवाजे से अचानक आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगीं और पब के अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे।คนติดไฟบานเลย จะมาร้านนี้ใช่ไหมทำงานที่นี่เหรอไม่ใช่หนูทำงานที่นั่นอ๋อ अभी तक आपने बैंकॉक के इस पब की बाहर की तस्वीरें देखी, अब इसके अंदर की तस्वीर देखिए। आग लगते ही अंदर धुआं भर गया और फिर आग तेजी से चारों तरफ फैलने लगी और अंदर फंसे लोगों का दम घुटने लगा और वो हर हाल में किसी भी तरह वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे।
तो सबसे पहले स्टेज के सामने वाले हिस्से में आग लगी और यहीं से ये आग पूरे पब में फैल गई और फिर ये आग छत तक चली गई क्योंकि छत पर साउंड प्रूफिंग के लिए फोम लगाया गया था और इसी फोम की वजह से आग बहुत तेज़ी से फैली और छत से जलते हुए टुकड़े नीचे गिरने लगे जिससे कई लोग जल गए। असल में इस पब की छत पर एक एयर कंडीशनर भी लगा हुआ था और ऐसी आशंका है कि इस एसी में ही सबसे पहले शॉर्ट सर्किट हुआ जिसकी वजह से ये आग लगी। आग लगते ही अचानक बिजली चली गई, चारों तरफ अंधेरा हो गया और फिर जोरदार धमाके की आवाज़ आई। इसके बाद आग पूरे पब में फैल गई। वहाँ पर मौजूद ज़्यादातर लोग जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागे जहाँ किचन और बाथरूम थे। कई लोग बाथरूम में ही फंस गए और धुएं की वजह से बाहर नहीं निकल सके और ज़्यादातर लोगों की मौत धुएं में दम घुटने की वजह से हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने के बाद लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि एक फायर एग्जिट डोर के सामने टेबल रखी हुई थी। तो ये एक इसमें सीखने वाली बात है, जो एग्जिट था फायर एग्जिट उसके सामने टेबल रखी हुई थी और जो दूसरा एग्जिट था उसके सामने भी भारी सामान रखा हुआ था जिसकी वजह से ये दोनों ही एग्जिट बंद हो गए। इसके अलावा एक तीसरा इमरजेंसी एग्जिट भी था लेकिन वो भी बंद था। यानी इस पब में आग से मौत नहीं हुई बल्कि आप कह सकते हैं कि 27 लोगों की लापरवाही की वजह से हत्या कर दी गई। ไปเที่ยวกับน้องเนี่ยค่ะ ไปเที่ยว ไปกันมา5 คนเสียชีวิต2รอดมา2 คนกับเพื่อนอีก2 คนออกมาดูดบุหรี่ภายในออกดูดบุหรี่ภายในวินาทีเดียวเราก็มองดูผนังว่าข้างบนอ่ะทำไมมันมีควันเราก็แจ้งการว่าเฮ้ยทำไมควันอะไรออกข้างบนเขาก็เลยวิ่งเข้าไปดูพอวิ่งเข้าไปยังไม่ถึงไหนเลยแล้วมันก็เหมือนกันมา บึ้ม บึ้มทีเดียวเลย มันเร็วมากเลยเหรอพี่ เร็วมากแบบไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลย ครับตรงที่พี่นั่งนี่ บึ้มแบบเร็วโดยที่แบบเราไม่ได้คิดคือพูดง่ายๆว่าออกไปไม่ได้เลยแต่คนที่แบบออกมาคือเขาอยู่ส่วนนอกไงเขาวิ่งออกมาส่วนนอกแต่คนที่อยู่ข้างในคือมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ไฟมันอยู่ตรงไหนหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วทราบ ตามหาทุกประตูวิ่งหาเพื่อนดูว่าตรงไหนที่เพื่อนเราอยู่น้องอยู่หาทุกที่หาทุกหมดแล้วหนูก็ได้เก้าอี้ทุกคนได้เก้าอี้ที่ออกมาแล้วได้เก้าอี้ก็ไปช่วยกันตีกระจก अब आप आग लगने से ठीक पहले इस पब की तस्वीर देखिए। उस समय यहां पर सब कुछ सामान्य था। स्टेज पर लाइव म्यूजिक चल रहा था और आग की शुरुआत इसी स्टेज के पास हुई। तब किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में इस जगह पर इतनी बड़ी दुर्घटना होने वाली है। जो लोग मारे गए उन्हें इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अपने जीवन की आखिरी सांसें इस समय गिन रहे हैं। अब जो लोग इस पब में मारे गए इनमें से ज़्यादातर लोग थाईलैंड के ही हैं और इनकी उम्र 25 से 50 साल के बीच है। ये वहाँ का एक बड़ा ही लोकप्रिय पब है जहाँ पर दूसरे देशों से आने वाले टूरिस्ट और यहाँ के लोकल लोग भी आते हैं। लगभग 3 महीने पहले अप्रैल के महीने में इस पब की जांच भी की गई थी और तब इस पब में फायर एग्जिट डोर्स, इमरजेंसी साइन बोर्ड्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। सारी चीज़ें थीं जो होनी चाहिए, लेकिन जब आग लगी तो इसमें से कुछ भी काम नहीं आया। इससे पहले वर्ष 2022 में भी थाईलैंड के एक पब में ऐसे ही आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई थी और इससे पहले 2009 में भी बैंकॉक में 66 लोगों की ऐसे ही मौत हुई थी। इन दोनों मामलों में भी
इसी प्रकार नियमों का उल्लंघन किया गया था। थाईलैंड में टूरिज्म एक बहुत बड़ा उद्योग है। वर्ष 2025 में वहां लगभग 3 करोड़ टूरिस्ट आए थे। वहां की अर्थव्यवस्था का लगभग 13% यानी लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए टूरिज्म सेक्टर से आते हैं। बैंकॉक के इस पब में यह दुर्घटना लगभग वैसी ही है जैसी पिछले साल दिसंबर में हमारे देश में हुई थी, गोवा में हुई थी। आपको याद होगा, गोवा के एक नाइट क्लब में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी। ये खबर आज सबसे पहले मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूं, इस प्रकार की जो दुर्घटना होती है, लापरवाही होती है, नियमों का उल्लंघन होता है, चाहे ये गोवा में हो या बैंकॉक में हो, दिल्ली में हो या किसी दूसरे देश में हो, इन सब में इंसानों की ही जान जाती है। और हमारे देश में तो इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं उनकी आशंका लगातार बनी रहती है। अगर आप गोवा को बैंकॉक के इस पब से तुलना करें उसकी, तो दोनों ही जगहों पर आग बहुत तेजी से फैली थी, क्योंकि अंदर पब के अंदर एक ऐसा मटेरियल लगा हुआ था जिसने आग को और ज्यादा भड़का दिया। एक और बात कॉमन है दोनों में कि दोनों ही जगहों पर फायर सेफ्टी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। दुर्घटना अलग अलग देशों में हो रही है, यह बात सही है, लेकिन लापरवाही का पैटर्न जो है वो लगभग एक जैसा है। रिश्वतखोरी एक जैसी है, नियमों का उल्लंघन एक जैसा है, और इंसानों की जो जान जा रही है वो भी एक जैसी है। कुछ समय पहले दिल्ली और लखनऊ में भी आग की इसी प्रकार की घटनाओं में यही देखने को मिला कि फायर सेफ्टी के नियमों में लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है। और हमारे देश में भी हमने यही देखा है कि जब इस प्रकार की जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं उसमें नियमों का पालन नहीं होता। जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है कि वो नियमों को पालन करवाएं, वो शायद रिश्वत का पैसा लेकर चुप बैठ जाते हैं। यानी नियमों को तोड़ने के मामले में थाईलैंड या भारत लगभग एक जैसा ही है। ये तो थाईलैंड की खबर हमने आपको बताई। थाईलैंड की तरह वियतनाम में भी टूरिस्ट बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन यहां भी उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल नहीं रखा गया। 10 जुलाई को वियतनाम में स्पीड बोट समुद्र में पलट गई, जिसमें भारत के 15 लोगों की मौत हो गई। और ये लोग वो थे जो वियतनाम घूमने गए थे। इनके पार्थिव शरीर आज वियतनाम से मुंबई लाए जा रहे हैं। और पिछले कुछ समय से भारत के लोग सस्ते टूर पैकेजेस की वजह से थाईलैंड और वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जाने लगे हैं। वर्ष 2025 में यानी पिछले साल भारत के लगभग 25 लाख टूरिस्ट थाईलैंड गए थे और लगभग 7.5 लाख टूरिस्ट भारत के वियतनाम गए थे। सवाल यह है कि कहीं सस्ते टूर पैकेजेस की वजह से आपकी सुरक्षा के साथ समझौता तो नहीं हो रहा। कई बार ऐसे सस्ते पैकेज देने वाले ट्रैवल एजेंट्स खर्चा कम करने के लिए आपको सस्ते होटल्स या पब्स में ले जाते हैं। ये एजेंट साइट सीइंग के ऐसे लोकल ऑपरेटर से टाई अप कर लेते हैं साइट सीइंग के लिए, जिसके पास सस्ती और घटिया सुविधाएं होती हैं। टूरिस्ट को ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जहां सुरक्षा इंतजाम पर्याप्त नहीं होते और कई बार सुरक्षा नियमों का पालन भी ठीक से नहीं किया जाता। इसलिए विदेश यात्रा पर निकलने से पहले सिर्फ कीमत यानी पैसा मत देखिए। जिस ट्रैवल कंपनी से आप पैकेज ले रहे हैं उसका सेफ्टी रिकॉर्ड देखिए, उसके रिव्यूज क्या हैं ये जरूर चेक कीजिए। ये भी देखें कि उस ऑपरेटर के पास लाइफ जैकेट्स और ट्रेंड स्टाफ मौजूद है भी या नहीं। इसीलिए विदेश यात्रा में सबसे सस्ता पैकेज नहीं, सबसे सुरक्षित पैकेज चुनिए। मैं आपको कह नहीं सकता कि ये जो लोग डूबे हैं, जिनके साथ ये दुर्घटना हुई है, इन्होंने सस्ता पैकेज लिया था, महंगा पैकेज लिया था और क्या ये सिर्फ पैसे की वजह से हुआ था, हम नहीं कह सकते। लेकिन इतना जरूर है कि लापरवाही हुई है। और जिस बोट को ऐसे खराब मौसम में पानी में नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि उस दिन वहां पर मौसम बहुत खराब था, पानी में बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी, ऐसे में उस बोट को, स्पीड बोट को पानी में नहीं उतरना चाहिए था, लोगों को नहीं ले जाना चाहिए था। लेकिन इस स्पीड बोट के कैप्टन ने यह फैसला लिया कि वो इस स्पीड बोट को चलाएगा, जिसकी वजह से भारत के 15 लोगों की जान चली गई। अब उस स्पीड बोट के कैप्टन को गिरफ्तार भी कर लिया गया है वियतनाम में, और भी वहां पर बहुत सारा एक्शन इस पर लिया जा रहा है। लेकिन 15 लोगों की जान तो चली गई। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वहां पर लापरवाही हुई है, नियमों को तोड़ा गया है। और इन सब के पीछे एक ही चीज होती है और वो है पैसे का लालच। इसलिए आपसे आज हम यही कह सकते हैं कि आप भी जब कभी बाहर घूमने के लिए जाएं, साइट सीइंग के लिए जाएं, ख़ास तौर पर किसी पब में अगर जा रहे हैं, इस तरह पानी में जा रहे हैं, तो हमेशा
बहुत सावधान होकर आपको जाना चाहिए। अब आपको अपने देश वापस लाते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी एयरपोर्ट के रनवे के इतने नजदीक कोई मस्जिद हो जिसकी वजह से विमानों को लैंडिंग करने में परेशानी हो रही हो और फिर भी उस मस्जिद को वहां से शिफ्ट करने की हिम्मत कोई न दिखाए? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर कई वर्षों से यही चल रहा है। कोलकाता एयरपोर्ट की जमीन पर मौजूद लगभग 136 वर्ष पुरानी बांकरा मस्जिद में 11 जुलाई से लोगों की एंट्री और नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। इस मस्जिद का एक और नाम भी है और वो है गौरीपुर जामा मस्जिद। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की मांग के बाद इस मस्जिद में लोगों की एंट्री रोक दी गई। ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक ऐसी एजेंसी है जो देश के सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा के मानक तय करती है और उस एजेंसी को लगा कि ये जो मस्जिद है रनवे से ठीक बगल में उसके, ये यहाँ नहीं होनी चाहिए, ये सारे नियमों का उल्लंघन है। इस ब्यूरो ने हवाई अड्डे के संवेदनशील इलाके में आम लोगों की बिना रोक टोक एंट्री को बंद करने के लिए कहा था। आप देखिए, ये वो मस्जिद है जो मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूं और थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो दिखाया, ये मस्जिद एयरपोर्ट के रनवे से सिर्फ 165 मीटर दूर है। 165 मीटर। आप सोचिए 165 मीटर की जो दूरी होती है कितनी कम होती है। इससे पहले जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी उसमें आप देख पाएंगे कि ये देखिए प्लेन लैंड कर रहा है, टेक ऑफ कर रहा है प्लेन, और रनवे से देखिए ये मस्जिद कितने नजदीक है। और इस मस्जिद में लोग बिना रोक टोक वर्षों से आ रहे हैं। इस एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में लोग आते हैं बिना रोक टोक। किस लिए? क्योंकि उन्हें यहां पर नमाज पढ़नी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नियमों के मुताबिक कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर रनवे से कम 240 मीटर दूर होना चाहिए। ये कम से कम है। और दूसरा नियम यह है कि लैंडिंग के दौरान इस रनवे की पूरी लंबाई का इस्तेमाल नहीं हो पाता, इसीलिए इसे सेकेंडरी रनवे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये जो रनवे है ये सेकेंडरी रनवे है। इसकी वजह से सेकेंडरी रनवे पर छोटे और मध्यम आकार के विमान तो लैंड कर सकते हैं, लेकिन जो बड़े विमान हैं, बोइंग 787 जैसे बड़े विमानों के लिए ये रनवे जो है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इस रनवे के बहुत करीब ये मस्जिद है और वो इस रनवे को छोटा कर देती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत लिया गया है। कोलकाता का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि चीन और बांग्लादेश दोनों ही इसके करीब हैं, इसलिए इसकी सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে। अब देखिए, पिछले कई वर्षों से यहां से इस रनवे के पास से इस मस्जिद को शिफ्ट करके एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई को बढ़ाने की मांग हो रही है। अब एयरपोर्ट पर ये जो रनवे है इसकी लंबाई बढ़े कैसे? लंबाई बढ़ाने के लिए इस मस्जिद को यहां से हटाना पड़ेगा, लेकिन ना तो यहां से मस्जिद शिफ्ट हुई और ना ही इस रनवे की लंबाई बढ़ी। जैसा मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, ये रनवे तो है लेकिन ये रनवे इतना बड़ा नहीं है कि इस पर बड़े विमान लैंडिंग कर सकें, और इस रनवे को बड़ा किया भी नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते में आ रही है ये मस्जिद। ऐसा लगता है कि पिछली सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से इस मस्जिद को यहां से हटाने की हिम्मत नहीं दिखाई। पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार का कहना है कि अब वो इस मस्जिद को हटाकर रनवे की लंबाई को बढ़ाना चाहते हैं, और बीजेपी का आरोप है कि पिछली सरकारों ने जानबूझकर मस्जिद को रनवे एरिया में ही रहने दिया, जबकि ममता बनर्जी की टीएमसी इस मस्जिद को हटाने का अब विरोध कर रही है। वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था। उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले। बहुत साल से वहाँ नमाज पढ़ रहे। ये बीजेपी का सरकार आने के बाद इसको हटाने का बात हो रहा है।
इसको पहले भी बात हुआ था, तो मैं बराबर बोलता हूँ कि मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। इस मस्जिद की देखभाल करने वाली मस्जिद एक्शन कमेटी अब भी इस जिद पर अड़ी है कि उन्हें इस मस्जिद में ही नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाए। बैठकर दारुल उलूम देवबंद, जमीयत उलमा हिंद, पर्सनल लॉ बोर्ड अब खत लिखिए कि ये सिचुएशन है, हम मस्जिद को हटाना चाहते हैं, आप इसमें हमें रास्ता बताइए। हमने उनसे कहा है कि आप दिल्ली चलिए, हमें भी ले चलिए, हम भी देवबंद जाएंगे, हम भी दिल्ली जाएंगे, बैठकर कोई रास्ता निकले वो आसान है। अपनी ताकत दिखा कर कुछ करेंगे, ये सीधी सीधी बात है। मस्जिद खुलना चाहिए और रास्ता बातचीत कर खुला रहना चाहिए। टेबल टॉक पे जो होगा वो शांति से होगा। ये मस्जिद लगभग 136 वर्ष पहले ब्रिटिश काल में वर्ष 1890 में बनी थी। तब इस मस्जिद के आसपास दूर दूर तक खाली ज़मीन थी। तब कोई नहीं जानता था कि इस मस्जिद के आसपास कभी एक एयरपोर्ट बन जाएगा और इस मस्जिद के बिल्कुल नज़दीक से रनवे बनेगा। लेकिन अब ये कोलकाता एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर है। ये मस्जिद रनवे के बहुत करीब है। इस मस्जिद में एंट्री और नमाज पढ़ने पर रोक लगने से पहले यहाँ हर दिन नमाज अदा करने के लिए 25 लोग कम से कम आया करते थे और शुक्रवार को तो यहाँ लगभग 70-80 लोग आया करते थे। आप सोचिए, शुक्रवार के दिन 80 लोग बाहर से आ रहे हैं इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और वो एयरपोर्ट पर रनवे के कितने करीब हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन्हें एयरपोर्ट के गेट से एंट्री सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाकर ही मिल जाती थी। आप अपना आधार कार्ड दिखाइए एयरपोर्ट के गेट पर और फिर उसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। सिर्फ किस लिए? क्योंकि आपको इसी मस्जिद के अंदर जाकर नमाज पढ़नी है। जबकि इसी एयरपोर्ट में एंट्री लेने से पहले आपके और हमारे जैसे जो आम यात्री हैं, हम सबको कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होता है। लेकिन ये जो लोग हैं, ये सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाएंगे और इनकी एंट्री हो जाएगी। आज सोचने वाली बात यह है कि जब बाहर से किसी भी व्यक्ति को, और वो भी अगर उनकी संख्या इतनी है 25 से लेकर 80 लोगों के बीच में लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, और इतनी उसके नज़दीक से फ्लाइट्स टेक ऑफ कर रही हैं, लैंड कर रही हैं, तो ये आम यात्रियों की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है, लोगों की जान से खिलवाड़ है, एयरपोर्ट की सुरक्षा से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। इस प्रकार से इसका फ़ायदा उठाकर कोई आतंकवादी इस एयरपोर्ट के कॉम्प्लेक्स में आ सकता है। जैसा कि मुख्यमंत्री भी बता रहे थे कि चीन बहुत नज़दीक है, बांग्लादेश बहुत नज़दीक है। पूरे की पूरी एयरपोर्ट की सुरक्षा के साथ जो है बहुत बड़ा मजाक बन सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा का ये विषय है, और फिर भी आप देखिए हमारे देश में इसे लेकर कितनी राजनीति हो रही है। हमारे देश में अभी एक परंपरा बन गई है कि कोई भी पूजा का स्थल अगर नियमों को तोड़कर किसी भी जगह पर बना दिया गया है, चाहे वो एक्सप्रेस हाईवे पर बना है, किसी पुल के ऊपर बना है, किसी फ्लाईओवर के नीचे बना है, किसी एयरपोर्ट के आसपास बना है, तो नेता और सरकारें उसे तोड़ने में इसलिए हिचकिचाते हैं, इसलिए हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने इसे तोड़ दिया तो उस धर्म के लोग भड़क जाएंगे और फिर वो चुनाव में उन्हें वोट नहीं देंगे। लेकिन हमारे देश के नेता चुनाव जीतने के चक्कर में ये बात भूल जाते हैं कि जब नियमों को तोड़कर ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण किसी हाईवे पर, रनवे पर या रेलवे ट्रैक के बहुत नज़दीक कर दिया जाता है, तो हर दिन इससे सैकड़ों हज़ारों लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़ती है। और ऐसे अवैध निर्माण को हटाना मानवता के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ज़रूरी है। भारत के समाज में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इस पर एक बार मुंशी प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी जिसका नाम था नमक का दारोगा। इस कहानी में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे को नौकरी पर भेजते समय
उसे दुनियादारी की सीख देते हैं। और ये पिता कहता है कि नौकरी में ओहदे की तरफ ध्यान मत देना, ये तो पीर की मज़ार की तरह है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। यहाँ पर चढ़ावे और चादर का मतलब नौकरी में रिश्वत और अवैध कमाई से था। तो पिता अपने बेटे को क्या कहता है कि ओहदे की तरफ ध्यान मत दो नौकरी में, ये तो पीर की मज़ार की तरह है, जहाँ है वहीं रहेगी, लेकिन अपनी निगाह रखो चढ़ावे पर और चादर पर, यानी रिश्वत की कमाई पर। लगभग 112 वर्ष बाद भी मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आज भी हमारे समाज पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है, क्योंकि आज भी मंदिरों से चढ़ावे की चोरी हो रही है और भारतीय रेल की ट्रेन में चादरों की चोरी हो रही है। हमारे देश में ट्रेन के एसी कोच में सफ़र करने वाले लाखों लोग रेलवे का तौलिया, चादर, बेडशीट्स, तकिया और कंबल चुराकर अपने साथ ले जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर तो नैतिकता का खूब ज्ञान बांटते हैं, भ्रष्टाचार पर लंबे लंबे भाषण देते हैं। ये सभी लोग पढ़े लिखे हैं, पैसे भी इनके पास हैं, क्योंकि तभी तो एसी कोच में सफ़र कर रहे हैं। लेकिन इनका खुद का चरित्र कैसा है, ये आप देखिए। ये वो लोग हैं जो बात बात पर ये कहते हैं कि भारत का तो पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, हमारे यहाँ तो जो सरकारी अधिकारी हैं बिना रिश्वत के काम ही नहीं करते, हमारे नेता तो बिक चुके हैं, हमारे नेता भ्रष्ट हैं, सरकारें भ्रष्ट हैं। लेकिन जनता कैसी है वो देखिए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई के जरिए भारतीय रेलवे से इस बारे में जानकारी जुटाई है और इस आरटीआई के जवाब में भारतीय रेल ने जो आंकड़े दिए हैं उनके मुताबिक जनवरी 2022 से मई 2026 के बीच, यानी लगभग 4 साल में, भारतीय रेल की जो ट्रेन है उनकी एसी कोच से लगभग 1,27,00,000 तौलिए, बेडशीट्स, तकियों के कवर और कंबल यात्रियों ने ही चुरा लिए। यानी हर मिनट एसी कोच से औसतन 6 सामानों की चोरी हुई। कुल मिलाकर पिछले 4 वर्षों में रेल के डिब्बों से 104 करोड़ 51 लाख रुपए का सामान चोरी हुआ है। ये जो सारा चोरी किया गया सामान है, ये बाजार में उसकी कीमत ये है। इनमें 46.5 लाख तौलिए चोरी हुए, 41 लाख बेडशीट्स, 2.5 लाख तकिए, 23.5 लाख तकियों के कवर भी लोग ले गए। यानी सोचिए, तकिए तो ठीक, तकियों के कवर भी ले गए, और 13 लाख कंबल लोग चोरी करके ले गए। दिलचस्प बात यह है कि पिछले 4 वर्षों से ये चोरी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। वर्ष 2022 में एसी कोचेस से लगभग 25 लाख और वर्ष 2025 में लगभग 39 लाख सामानों की चोरी हुई। यानी 4 साल में जो चोरी है ये 56% बढ़ गई। जैसे जैसे रेलवे में यात्रियों को सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं, सुविधाएं बढ़ रही हैं, वैसे वैसे लोगों में चोरी की आदत भी बढ़ती जा रही है। हर रात लगभग 8 लाख लोग भारतीय रेल के एसी कोचेज में यात्रा करते हैं, जिन्हें रेलवे की तरफ से बेडशीट दी जाती हैं, कंबल दिया जाता है और तकिया दिया जाता है, ताकि उनकी जो यात्रा है ये आरामदायक रहे। ये रेलवे की तरफ से आपको मिलता है कि आप इनका इस्तेमाल कीजिए, जब आपकी यात्रा समाप्त हो जाए इसके बाद इन्हें वापस वहीं छोड़ दीजिए। आपने देखा होगा हवाई जहाज़ में भी जब आप अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें, कंबल वगैरह मिलता है, और वो कंबल आपको फ्लाइट के बाद वहीं पर छोड़ना होता है। आमतौर पर एसी कोचेज़ में एक यात्री को 2 बेडशीट, 1 कंबल, 1 तकिया, 1 तकिए का कवर और 1 तौलिया दिया जाता है। राजस्थान के बीकानेर में सबसे ज़्यादा बेडशीट और जोधपुर में सबसे ज़्यादा कंबलों की चोरी हुई, जबकि दिल्ली में सबसे ज़्यादा तौलिए गायब हुए और बिहार के सोनपुर में तकियों के कवर की सबसे ज़्यादा चोरी हुई। ये ब्रेकअप है चोरी का। इस सारे सामान की जो जिम्मेदारी होती है ये रेलवे के प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है, और यदि कोई सामान रेलवे के इन कोचेस से गायब हो जाता है तो रेलवे इन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल से ये पैसा काट लेता है। लेकिन ये जो ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये पैसा अपनी जेब से नहीं देते, बल्कि एसी कोचेज में काम करने वाले अपने अटेंडेंट्स की सैलरी से ये पैसा काट लेते हैं, और इस तरह चोरी का ये जो मुआवजा है ये गरीब कर्मचारी की जेब से वसूला जाता है। ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है इन लोगों के लिए। कहते हैं कोई भी देश वहाँ रहने वाले लोगों से बनता है,
और लोगों का जो चरित्र होता है वही उस देश का भी चरित्र बनता है। पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के मामले में भारत का नंबर है 91। हम कहते हैं हमारे देश के नेता और सरकारी अधिकारी बड़े भ्रष्ट हैं, वो बेईमानी करते हैं, रिश्वतखोरी करते हैं। हमारे देश में तो बिना बेईमानी के कोई काम हो ही नहीं सकता। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को ये बात कहते हुए। सोशल मीडिया उठाकर देखिए, भरा पड़ा है। नेताओं पर आरोप लगाए जाते हैं, सरकारी अधिकारियों पर आरोप लगाए जाते हैं, विभागों पर आरोप लगाए जाते हैं, पुलिस पर आरोप लगते हैं, भारतीय रेल पर आरोप लगते हैं, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, आप बिक गए। मीडिया पर कितने आरोप लगते हैं। लेकिन क्या हमारे देश के लोग बेईमानी नहीं कर रहे? क्या हमारे देश के लोग ईमानदार हैं? क्या इस प्रकार भारतीय रेल की ट्रेन में सफर करने वाले ये लोग भ्रष्ट नहीं हैं? क्या ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे? जब वर्ष 2017 में रेलवे ने अपनी प्रीमियम ट्रेन शुरू की थी जिसका नाम था तेजस, तो इसी देश के लोगों ने इस ट्रेन से हेडफोन चोरी कर लिए थे। उस ट्रेन में जो भी हाई एंड सामान था लोग चोरी करके पहले ही दिन निकाल कर ले गए थे। आज जब कोई नया एक्सप्रेस हाईवे बनता है तो शुरुआत में ही लोग वहां से बिजली के बल्ब तक चुरा कर ले जाते हैं। जब दिल्ली में कुछ साल पहले G20 समिट का आयोजन हो रहा था, उस समय लोगों ने सड़कों पर सजावट के लिए रखे फूल के गमले चुरा लिए। फूलों के गमलों को चुराकर अपने घर ले गए गाड़ी में भरकर। यह है हमारे देश के लोगों का चोर चरित्र। हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि आज भी ट्रेन के शौचालय में रखे मग को जंजीर से बांध कर रखना पड़ता है, वरना वो भी चोरी हो जाता है। तो अब आप देख लीजिए, मैं सभी की बात तो नहीं कर रहा कि सारे ही लोग ऐसे हैं। हमारे देश में आज भी ईमानदार लोग हैं, लेकिन हमारे देश में एक वर्ग ऐसे लोगों का भी है जो मुफ्त का कोई भी सामान छोड़ना नहीं चाहते, जो अगर मौका मिल जाए तो चोरी से बाज नहीं आएंगे। और इसीलिए भारत जो है उसका जो चरित्र जब हम देखते हैं तो भ्रष्टाचार से लोगों को समस्या तो बहुत होती है, लेकिन हमारे देश की जो जनता है उसका चरित्र कैसा है, एक बार ये भी देखना चाहिए। आज की एक और बड़ी खबर ये है कि दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के एक पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों में एक हत्या के मामले में दोषी माना है। और ये हत्या, आपको याद होगा, बहुत बड़ा केस हुआ था। ये हत्या इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करने वाले कर्मचारी 26 साल के अंकित शर्मा की हुई थी। अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी थे। इनकी दिल्ली दंगों के दौरान हत्या कर दी गई थी। मार्च 2023 में ट्रायल कोर्ट ने ताहिर हुसैन सहित 11 लोगों पर आरोप तय किए थे, जिनमें से आज 5 लोगों को दोषी माना गया है और 6 को बरी कर दिया गया है। अदालत ने ताहिर हुसैन के अलावा जावेद, अनस, नाजिम और कासिम नाम के व्यक्तियों को भी अंकित शर्मा की हत्या का दोषी माना है। हत्या के अलावा हथियारों के साथ दंगा करने और अपहरण जैसे अन्य अपराधों में भी ताहिर हुसैन दोषी साबित हुआ है। इस मामले में सजा की जो घोषणा है वो बाद में की जाएगी। वर्ष 2020 की ये तस्वीरें देखिए। 2020 में अंकित शर्मा इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के दौरान वो लापता हो गए थे, जिसके बाद उनके पिता ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की। एफआईआर के मुताबिक अंकित शर्मा शाम को लगभग 5 बजे कुछ सामान खरीदने के लिए अपने घर से निकले, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी वो अपने घर वापस नहीं लौटे और बाद में अंकित शर्मा का शव एक मस्जिद के पास एक गंदे नाले से बरामद हुआ था। अंकित के सिर, चेहरे, छाती, पीठ और कमर पर धारदार हथियारों के गहरे घाव थे। उसे बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला था कि अंकित के शरीर पर 51 चोटों के निशान थे। अंकित के पिता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि उनके बेटे की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद ताहिर हुसैन और दूसरे लोगों ने मिलकर की। उन्होंने कहा था कि ये लोग ताहिर हुसैन के दफ्तर में जमा हुए और हत्या के बाद अंकित के शव को वहां से गायब कर दिया गया और बाद में उसे नाले में फेंक दिया। फिर इन सब की गिरफ्तारी हुई और ताहिर हुसैन के घर की तलाशी जब ली गई तो उसके घर की छत पर बड़ी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम बनाने का सामान और तेजाब के पैकेट्स मिले थे। एक ज़माने में ताहिर हुसैन अरविंद केजरीवाल का बड़ा करीबी माना जाता था। बाद में ताहिर हुसैन को आम आदमी पार्टी से निलंबित कर दिया गया था और बीजेपी कहती है कि वर्ष 2020 का ये दंगा हिंदुओं को मारने की एक साजिश थी और ताहिर हुसैन को
आम आदमी पार्टी के नेता बचा रहे थे। आज करकरडूमा में एएसजे कोर्ट ने अंकित शर्मा, जो कि आईबी के एम्प्लॉय थे, उनके मर्डर केस में 5 लोगों को सजा सुनाई है, जिसमें ताहिर हुसैन, जावेद, अनास, नाजिम और कासिम शामिल हैं। इनको 188, 153, 147, 48, 49 आईपीसी और 365 और 302 में सजा सुनाई गई है। और इसकी इन्वेस्टिगेशन जो केस की थी वो क्राइम ब्रांच ने करी थी और ये बड़ा हाईलाइटेड केस था और नॉर्थ ईस्ट राइट्स के केसेस में से वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड केस था, जो कि काफ़ी वाइडली रिपोर्ट भी हुआ था। इसमें काफ़ी थॉरो इन्वेस्टिगेशन करी गई क्राइम ब्रांच द्वारा, जिसके कारण ये आज सेंटेंसिंग हो पाई है। आज दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन को दोषी पाया गया है, अंकित शर्मा जी के मर्डर का दोषी। यही बात हम पिछले 6 सालों से बोल रहे हैं कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए वो सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। दिल्ली दंगे में सड़कों को बंद करके, घेर के हिंदुओं को मारने का और बाद में जबरदस्ती पलायन करवाने का एक प्लान बनाया गया था और उसी के रूप में दिल्ली दंगे किए गए थे। ताहिर हुसैन का दोष आज सिद्ध हो गया है। नौजवान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा, बेगुनाह, निरपराध, जिनको मार के काट के लाश को नाले में फेंक दिया गया था। लेकिन इससे भी बड़ी बात कि ताहिर हुसैन कौन था? आम आदमी पार्टी के लोग उसे बचा क्यों रहे थे? क्यों वो अरविंद केजरीवाल के नज़दीकियों के, संजय सिंह, इन लोगों के फ़ोन के लगातार संपर्क में था जब ताहिर हुसैन अंकित शर्मा जी का मर्डर कर रहा था? और बाद में अपराधियों को बचाने की भी सारी कोशिश केजरीवाल और उनके गैंग के द्वारा की गई थी। ये जो दंगे थे ये फरवरी 2020 में हुए थे और जब ये दंगे हो रहे थे दिल्ली में, तब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में आए हुए थे। वो हमारे मेहमान थे और पूरी योजना ये थी कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली में मौजूद रहेंगे तो उनकी मौजूदगी में दिल्ली में ये दंगे होने चाहिए, ताकि डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया ये देखे कि देखिए भारत की राजधानी में कितनी बुरी हालत है। ये पूरी साजिश थी डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारत को बदनाम करने की। पूरी साजिश थी ये बताने की कि भारत में हालात कितने ख़राब हैं और भारत में तो डोनाल्ड ट्रंप जब भारत की राजधानी में मौजूद हैं तो उनसे कुछ ही किलोमीटर दूर दंगे हो रहे हैं, ये बताने के लिए, भारत का मजाक उड़ाने के लिए कि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहेंगे। उस समय बहुत सारे मीडिया के पत्रकारों ने बड़ी कोशिश की थी कि डोनाल्ड ट्रंप इन दंगों के बारे में कुछ कहें। पूरी कोशिश ये की गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप से कोई ऐसा बयान निकलवा लिया जाए जिसमें वो ये कहें कि उन्हें भारत की चिंता है, दिल्ली को लेकर वो चिंतित हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिससे जो बयान भारत के खिलाफ जाए। लेकिन तब डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बारे में कुछ कहा नहीं था। लेकिन आप सोचिए, ये जो पूरा गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जब साजिश करता है तो कितनी बड़ी साजिश करता है। मैं खुद उस समय जहां दंगे हो रहे थे मैं गया था और अंकित शर्मा का जो घर है, मैं तब उनके घर भी गया था और उनके परिवार से मैं मिला था। और उनके परिवार ने जो कहानी मुझे बताई थी उस समय, उससे साफ पता चलता था कि अंकित शर्मा का जो हत्यारा है ये ही ताहिर हुसैन है। लेकिन क्योंकि उस समय दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी और एक पूरी की पूरी मुहिम उस समय सोशल मीडिया पर चला दी गई। आम आदमी पार्टी का जो पूरा आईटी सेल है वो पूरा सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया, ये दिखाने के लिए कि ताहिर हुसैन बेकसूर है और ताहिर हुसैन को जानबूझकर इसलिए निशाना बनाया जा रहा है उनके धर्म की वजह से, क्योंकि वो एक मुसलमान है, इसलिए उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। और देखिए भारत में मुसलमान कितने खतरे में पैदा आ गए हैं, एक बार फिर से वही बात कही गई। तो इस दंगे के पीछे जो पूरा नैरेटिव था सोशल मीडिया पर, एक था भारत में लोकतंत्र खतरे में है, दूसरा था भारत के जो मुसलमान हैं वो खतरे में हैं, उनकी जान खतरे में है, और तीसरा फिर वही फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी कहने की यहाँ आज़ादी नहीं है। और ये सारी चीज़ें, ये सब लोग डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में करना चाहते थे भारत को बदनाम करने के लिए। लेकिन आज आप देख लीजिए, उस समय कितने सारे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने ताहिर हुसैन को बेकसूर बताने के लिए कैंपेन्स चलाई थी।
बड़े बड़े वीडियोस बनाए थे, लेकिन आज अदालत ने इसी ताहिर हुसैन को दोषी ठहराया है। इसलिए आपसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सोशल मीडिया पर वो पुराने सारे स्टेटमेंट्स निकालिए, उन यूट्यूबर्स को देखिए, उन वीडियोस को देखिए जिन्होंने आपको उस समय बहकाने की कोशिश की थी। अब एक खबर ऐसी जो आपसे जुड़ी हुई है, आपके परिवार से जुड़ी हुई है और आपके घर में जो भी लोग रहते हैं, ये सब उनके बारे में है। 10 जुलाई को हमने आपके साथ मिलकर एक मुहिम शुरू की थी जिसका नाम हमने रखा था चेक द किचन। इस मुहिम का मकसद था आम लोगों को ये जानने का अधिकार मिले कि जब आप बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, जिस रसोई में आपका खाना पक रहा है वहाँ सफाई है या नहीं, ये आपको खुद जानने का, देखने का अधिकार होना चाहिए। अगर उस होटल या रेस्टोरेंट के किचन में सब कुछ ठीक नहीं है तो होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को अपनी ये रसोई लोगों से छिपाने की आवश्यकता ही क्या है। हमने ये मुहिम इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुंबई के एक मशहूर आइसक्रीम पार्लर में बहुत गंदे तरीके से आइसक्रीम को बनाया जा रहा था, आइसक्रीम को रखा जा रहा था और इतनी गंदगी उस पार्लर में मिली थी। बाद में इस पार्लर को बंद कर दिया गया था, इसको सील कर दिया गया था। और तब हमने ये कहा था कि जब भी आप बाहर खाना खाने के लिए जाएं तो आप ये ज़रूर देखिए कि जहां आप खाना खा रहे हैं, जहां आपका खाना बन रहा है, उस किचन की हालत क्या है, जिस गोदाम में आपका खाना रखा है उस गोदाम की हालत क्या है। आज हम उसी मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि अब खाने पीने के साथ ही हज़ारों सामान क्विक डिलीवरी कंपनियों के डार्क स्टोर से आपके घर पहुंचता है और ऐसे सामानों को लेकर लगातार शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। भारत के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फूड डिलीवरी ऐप स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। नोटिस के मुताबिक ग्राहकों ने शिकायत की कि उन्हें एक्सपायर्ड, सड़ा गला सामान और खराब खाना बेचा गया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने स्विगी इंस्टामार्ट को जो नोटिस जारी किया है उसमें कई ब्रांड्स और कंपनियों को लेकर लोगों ने शिकायत की है। जैसे हेल्थीफाई ब्रांड के 100% जो है खाने पर, उसमें कहा कि जो हेल्थीफाई ने जो अपना खाना भेजा वो ख़राब निकला। एक और नॉइस ब्रांड के नमकीन जब घर पहुंचे तो वो नमकीन के ऊपर जब देखा तो वो एक्सपायर्ड डेट थी उसकी। अक्षय कल्प ब्रांड के ऑर्गेनिक एग्स जब आए तो उनकी डेट भी एक्सपायर्ड थी, लेकिन उनकी डिलीवरी कर दी गई। शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह स्विगी इंस्टामार्ट की ओर से एक मामले में घटिया बेबी फूड की डिलीवरी कर दी गई और जब उसकी शिकायत की गई तो फिर से वही खराब बेबी फूड वापस भेज दिया गया। फूड सेफ्टी अथॉरिटी को इस क्विक कॉमर्स ऐप से क्षतिग्रस्त पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट और खराब दूध की डिलीवरी किए जाने की भी शिकायतें मिली हैं। काके द पराठा नाम का एक कोई कंपनी है, उसका खाना भी खराब था और बदबूदार था, जिससे वो खाने के लायक ही नहीं था। शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। सबसे बड़ी बात यह कि कई मामलों में शिकायत करने के बाद भी स्विगी इंस्टामार्ट ने कोई एक्शन लिया ही नहीं। अब हमारा आपसे सवाल है कि जो सामान आप मंगा रहे हैं वो कहां से आ रहा है? क्या आपको इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए? आपका जवाब होगा कि आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन आपको पता होता नहीं है कि ये सामान कहां से आ रहा है। देखिए, फिर भी मैं आपको फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने जो ये दिया है नोटिस, उसके बारे में कुछ पढ़ के मैं आपको बताता हूं। इसमें लिखा है, नोइस एग्स वर रिपोर्टेडली मार्केटेड अंडर अ ब्रांड नेम नॉट कवर्ड अंडर द प्रोडक्ट कैटेगरीज अप्रूव्ड इन द एग्जिस्टिंग फसाई लाइसेंस। और सबके नाम इसमें लिखे हुए हैं कि कहां कहां बदबूदार खाना भेजा गया और सारी घटना का जिक्र इसके अंदर है। ये आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है। तो पहले तो आपको यह जानना होगा कि जब आप कोई ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑर्डर बुक करते हैं, कि कोई खाना आप मंगा रहे हैं कहीं से भी, किसी ऑनलाइन ऐप से, तो ये खाना आता कहां से है? ये खाना किसी दुकान से नहीं आता, बल्कि ये सारी जो कंपनियां हैं इनके अपने गोदाम हैं, जिन्हें ये डार्क स्टोर कहते हैं।
डार्क स्टोर एक छोटा सा वेयर हाउस होता है या कह लीजिए कि एक गोदाम होता है जहां पर ये क्विक कॉमर्स कंपनियां अपना सारा सामान स्टोर करके रखती हैं और इस स्टोर का इस्तेमाल केवल ऑनलाइन ऑर्डर्स की पैकिंग और डिलीवरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप कोई खाने का सामान ऑर्डर करते हैं तो वो आपके इलाके के आसपास जो भी उनका डार्क स्टोर होता है, यानी जो गोदाम उनका होता है जहां पहले से ये सारा खाना वहां पर रखा जाता है, ये वहां से पैक होके आपके पास आता है। तो ये वो स्टोर होते हैं जहां से ग्राहक सीधे सामान नहीं खरीदता और इसे आप डार्क स्टोर कहते हैं। लेकिन इन डार्क स्टोर्स के अंदर क्या हो रहा है, सामान जो खाने का है किस हालत में रखा गया है, अगर दूध है तो उसे सही टेम्परेचर पर रखा गया है नहीं, फल और सब्जियां कितनी ताज़ा हैं, अगर और कोई खाने की चीज़ है जैसे दूध है, दही है, पनीर है, उसे किस टेम्परेचर में रखा गया है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, सफाई कैसी है, इसकी जानकारी किसी ग्राहक के पास नहीं होती। पहले आप दुकान पर जाकर जब कोई सामान खरीदते थे तो आप सामान को देखते थे, छूते थे, देखभाल करके फिर खरीदते थे। दुकानदार भी जान पहचान का होता था, इसलिए आपको उस दुकान के सामान की क्वालिटी पर भरोसा रहता था। अगर सामान ठीक नहीं आता था तो दुकानदार बदल देता था। लेकिन अब आपको ये पता ही नहीं है कि आपके घर जो सामान आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है। ऐसे में डिलीवरी के बाद जब आपको कोई एक्सपायर्ड या ख़राब क्वालिटी का सामान, खाने का सामान मिलता है और आप शिकायत करते हैं तो अक्सर उन शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता है कि कंपनी आपको कहती हैं कि ठीक है आप वापस कर दीजिए, अपने पैसे वापस ले लीजिए, या फिर हम आपको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं जो आगे आपके बिल में एडजस्ट हो जाएगा। आपको उस डार्क स्टोर के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए आप जानते ही नहीं कि खाना कहाँ से आ रहा है। पहले अगर कोई ख़राब सामान गलती से घर आ भी जाता था तो आप तुरंत दुकानदार के पास वापस भेज दिया करते थे। चेक द किचन मुहिम के ज़रिए हमने ये मांग की थी कि होटल और रेस्टोरेंट अपनी रसोई ग्राहकों को दिखाएं, जिससे पता चल सके कि खाना किस माहौल में, किन हालात में तैयार किया जा रहा है, रसोई में साफ़ सफाई है या नहीं, किस क्वालिटी का तेल इस्तेमाल हो रहा है, कौन सा घी इस्तेमाल हो रहा है, कैसी सब्जियां इस्तेमाल हो रही हैं, उनके बर्तन साफ़ हैं या नहीं, जो लोग खाना बना रहे हैं वो खुद कितने साफ़ सफाई का ध्यान रख रहे हैं। इसके बाद कई सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने हमें लिखा कि जब हम जाते हैं बाहर खाना खाने के लिए तो किचन के गेट पर नो एंट्री या ओनली स्टाफ एंट्री लिखा होता है, जिसमें होता है कि भाई कोई बाहर का आदमी यहाँ नहीं आ सकता। तो हम कैसे जाकर चेक करें? ऐसे में वो किचन में जाकर कैसे चेक करें कि खाना कैसे बन रहा है? इसी तरह कुछ लोगों का कहना है कि अगर ग्राहकों को किचन के अंदर जाने दिया जाएगा तो फिर काम में दिक्कत आएगी। हो सकता है जब बाहर के लोग किचन में जाके देखने लगेंगे तो किचन गंदा हो सकता है, जो किचन में लोग काम कर रहे हैं उन्हें उनका काम में बाधा पड़ सकती है। आज हम इन सभी लोगों से कहना चाहते हैं कि अगर किचन में लोग नहीं आ सकते तो उस होटल को, उस रेस्टोरेंट को अपनी रसोई का जो डिज़ाइन है उसे बदलना चाहिए और हर रेस्टोरेंट में जो रसोई है, किचन है, उसमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा होना चाहिए ताकि लोग अगर चाहें तो उस शीशे के इस तरफ से जाकर देख सकें कि किचन में खाना कैसे पक रहा है। अगर ये भी संभव नहीं है तो किचन में सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहिए जिसकी लाइव फीड रेस्टोरेंट में लोगों को दिखाई दे सके, जहां ग्राहक आसानी से देख सकें कि उनका खाना किस माहौल में बन रहा है। और यही मॉडल अब क्विक कॉमर्स कंपनियों के डार्क स्टोर पर भी लागू होना चाहिए। कल्पना कीजिए जिस ऐप से आप दूध या फल ऑर्डर कर रहे हैं उसी में आपको यह सुविधा भी मिल जाए कि जिस डार्क स्टोर से आपका सामान आ रहा है उस डार्क स्टोर में वो सामान कैसे रखा हुआ है, कैसे पैक हुआ है, उस डार्क स्टोर के हालात क्या हैं। इसलिए आज हम ये सुझाव देना चाहते हैं कि हर डार्क स्टोर में हमेशा सीसीटीवी की निगरानी में ये सामान पैक होना चाहिए और ग्राहक जब चाहे लाइव फीड के ज़रिए देख सके कि उसका सामान कहाँ रखा है, किन स्थितियों में रखा है। और इसके अलावा और भी हम कई बदलाव कर सकते हैं। हर ऑर्डर के साथ ग्राहक को ये जानकारी ज़रूर मिलनी चाहिए कि उसका सामान किस डार्क स्टोर से आया है, उस स्टोर का फसाए लाइसेंस नंबर क्या है और वहाँ आखिरी बार निरीक्षण कब हुआ था। होटल्स को जैसे फूड सेफ्टी रेटिंग दी जाती है वैसे ही हर डार्क स्टोर को भी एक रेटिंग मिलनी चाहिए। अगर किसी डार्क स्टोर की रेटिंग खराब है तो ग्राहक के पास दूसरा डार्क स्टोर चुनने का विकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही क्विक कॉमर्स कंपनियों को हर महीने सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कि उसे उसके खाने के बारे में कितनी शिकायतें मिली और शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। इससे ग्राहकों का भरोसा भी बढ़ेगा और जवाबदेही भी तय होगी।
तो क्विक कॉमर्स जो है ये भारत की वैसे तो एक बड़ी ज़रूरत बन चुका है, लाखों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं और हम उन पर भरोसा भी करते हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो भरोसा है ये टूटता जा रहा है। जब हम ऑनलाइन डिलीवरी बुक करते हैं किसी भी खाने पीने के सामान की, आज हमें वो भरोसा नहीं है कि सामान कैसा आएगा। खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, भरोसा नहीं है कि हमारा जो खाना है वो कैसे बनेगा। और इस पूरे उद्योग से जुड़े जो लोग हैं उन्हें मैं आज ये कहना चाहता हूँ, अगर आप धीरे धीरे अपने कस्टमर्स का भरोसा खो देंगे तो एक दिन आपका धंधा भी बंद हो जाएगा। इसलिए अगर आपको अपना धंधा चलाना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, तो सबसे पहले ग्राहकों के विश्वास को जीतिए। और ग्राहकों का विश्वास आपको तब मिलेगा जब ग्राहक अपनी आंखों से ये देख पाएगा कि आप कहाँ खाना बनाते हैं, कैसा सामान इस्तेमाल करते हैं, रॉ मटेरियल आपका कैसा है और ऑनलाइन डिलीवरी जहाँ से आ रही है वो गोदाम की स्थिति कैसी है। अब एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे अंतरिक्ष की दुनिया में अब रीयूजेबल रॉकेट्स एक नए गेम चेंजर बन रहे हैं। ये एक ऐसा रॉकेट होता है जो हवाई जहाज़ की तरह बार बार लैंड करता है और बार बार टेक ऑफ कर सकता है, यानी बार बार उड़ सकता है। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहे चलती रहे। सिर्फ सपना क्यों देखें जब सपनों की कार आज ही आपके घर आ सकती है। PNB कार लोन के साथ पाइए आकर्षक ब्याज दरें, सिर्फ 7.55% से शुरू। EMI शुरू सिर्फ 1190 रुपए प्रति लाख से। Punjab National Bank, the name you can bank upon. हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। I know माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। I know पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। I know ना। RBI कहता है, करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। टेबल के ऊपर जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते, पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। सौ % शुद्ध सैंडलवुड ऑयल से बना, असली गुणों से भरपूर और खुशबू ऐसी जो दे एक खास एहसास। मैसूर सैंडल सोप, मेरा रॉयल ब्यूटी रिचुअल। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। और जाते जाते आपको ये भी बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि हॉर्मुज़ के रास्ते की सुरक्षा अब अमेरिका खुद करेगा और यहाँ से गुजरने वाले सभी जहाज़ों को अब 20% का एक नया शुल्क देना पड़ेगा, जिससे सुरक्षा पर होने वाला खर्च निकाला जा सके। ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी जहाज़ पर जितनी कीमत का सामान मौजूद होगा उसका 20% उन्हें हॉर्मुज़ में टोल टैक्स की तरह देना पड़ेगा। हालांकि ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि ये कब से होगा, कैसे होगा। ट्रंप ने यह भी कहा है कि हॉर्मुज़ के रास्ते में ईरान से जुड़े समुद्री जहाज़ों के ट्रैफिक पर रोक लगा दी जाएगी, जबकि बाकी देशों के जहाज़ों को इस रास्ते का इस्तेमाल करने की पूरी इजाज़त होगी। तो एक बड़ी चीज़ आ गई है, ट्रंप हॉर्मुज़ पर अपना दावा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है।
और ईरान ये कहता है कि हॉर्मूज़ हमारा रहेगा, हॉर्मूज़ पर हमारा कंट्रोल रहेगा, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हॉर्मूज़ पर हम कंट्रोल करेंगे, हम तय करेंगे कि हॉर्मूज़ से कौन गुजरेगा और कौन नहीं गुजरेगा। लेकिन अब ये नई चीज़ जो है उन्होंने कही है, और वो ये कि अब से 20% टोल समुद्री जहाज़ों को देना पड़ेगा, और अमेरिका जो इस रास्ते की सुरक्षा कर रहा है, इस सुरक्षा का जो खर्च है वो इन समुद्री जहाज़ों से ही लिया जाएगा। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। नंदिका, क्या हुआ? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ स्पेशलिस्ट की जरूरत है। मामूली वायर्स नहीं, वायर्स का स्पेशलिस्ट। KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सहित चलती रहे। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead, high quality education in management, commerce and law. अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैक ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैक और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। और आखिर में आपको दिखाते हैं कि आज हमारे इस एपिसोड के कितने व्यूज़ हैं। आज के इस एपिसोड को मिले हैं 6 मिलियन व्यूज़, यानी 60 लाख व्यूज़ अभी तक आज के इस एपिसोड को मिल चुके हैं। और ये डेटा हमें क्रोम DM की लाइव ट्रैकिंग के ज़रिए मिलता है, जो आपकी स्क्रीन पर लगातार अपडेट होता रहता है। और जब तक हमारा ये शो ख़त्म हुआ है, तब तक हमारे 6 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और सच तो ये है कि बाल सफ़ेद करने में उम्र निकल जाती है, लेकिन बाल काले कुछ मिनटों में ही हो जाते हैं। नमस्कार।